हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं भी चल रही है तो आपको करनी होगी। अब कमर कस के आपको सबको पढ़ाई करनी होगी। और जितना भी बैकलॉग बचा हुआ है, आई होप किसी का बचा हुआ नहीं होगा, और बचा हुआ है तो उसे जल्दी से पूरा कर लीजिए बच्चों। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो फटाफट से आ जाइए बच्चों, हार्दिक अभिनंदन है सभी का। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हमारा जो चैप्टर है चल रहा है भाषा और आधुनिकता। कल हम पढ़ चुके थे, लिखा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा, और कल हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब समझ में आया था, याद भी हुआ था, आप सबको पता होगा। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनकी एक कृति भाषा और आधुनिकता। यानी कि भाषा और आधुनिकता क्या होती है, इसको कई बच्चे हो सकता है समझ पाए या ना समझ पाए। कि कल मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का मॉडर्न होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परिवर्तन होना ज़रूरी है। मतलब कोई भी चीज़ है, या कोई रिवाज है, या कोई प्रथा है, या कोई संस्कृति है, कोई भी चीज़ है, उसका समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है, अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार से भाषा में भी परिवर्तन अनिवार्य है। मतलब यानी कि भाषा के अंदर आधुनिकता लाना जरूरी है। आधुनिकता का मतलब ये है कि आप जो पुरानी भाषा पढ़ रहे थे उसके अंदर अब नए शब्दों का समावेश, नए मुहावरों का समावेश, नए पर्यायवाची, नए विलोम शब्द, इनको सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चे जैसे मैं आप लोगों की नहीं, मैं स्वयं की बात करती हूँ। जब मैंने हिंदी पढ़ी थी तब हिंदी में क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाता था, मुहावरे किस तरह के होते थे, या विलोम शब्द कैसे होते थे, पर्यायवाची कैसे होते थे, कहावतें किस प्रकार की होती थी, थोड़ी थोड़ी मतलब पुराने जमाने की होती थी। मेरा पढ़ा हुआ है वो बहुत समय पहले का है, लेकिन आज की बात करते हैं तो आज परिवर्तन हो गया है। आज भाषा में कई तरह की आधुनिकताओं को समावेश कर दिया गया है। इसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे कि कैसे सम्मिलित किया गया है, कैसे नहीं किया गया है। तो देखिए, भाषा और आधुनिकता क्या है, इसको समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ कौन आए थे भाई? आर्य आए थे। ठीक है, आर्यों का आगमन हुआ था, और आर्यों की भाषा कौन सी थी भाई? हिंदी भाषा थी। अब ये हिंदी भाषा बिल्कुल शुद्ध रूप में थी। कैसी थी भाई? शुद्ध रूप में थी। अब क्या हुआ, आर्यों के बाद में कई ऐसे आ गए थे, शक थे, हूण थे, है ना। कई अशोक के फूल में हमने देखा था ना कौन कौन से आर्यों के बाद आए थे, आर्यों ने किन किन से युद्ध किया था। असुर आए थे, राक्षस आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, शाक्य आए थे, अलग अलग तरह के लोग आए थे। तो ये लोग आए थे तो सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के थोड़ी ना थे, सब अलग अलग क्षेत्र के थे। कोई कहाँ का था, कोई कहाँ का था, कोई विदेश में कौन से स्थान पे था। तो वहाँ की भाषा लेकर आए थे ना, वो अपनी मातृभाषा में बोलते होंगे। अब यहाँ आए, अब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों से एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, वे तालमेल नहीं बिठा पाए, तो क्या होगा, कुछ उनके शब्द हिंदी में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनको समझाने के लिए उनके कुछ पर्टिकुलर शब्दों का उच्चारण करेंगे ताकि वह आसानी से समझ में आ जाए, और धीरे धीरे वे जो शब्द हैं हिंदी में स्थापित हो जाएंगे परमानेंटली। ऐसे ही कुछ हिंदी के शब्द उन लोगों के पास जाएंगे जिनके माध्यम से वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे उनकी भाषाओं में वे शब्द फिट हो जाएंगे। ऐसे ही होता है आधुनिकीकरण। भाई तालमेल कब बिठता है, तालमेल कब होता है? जब एक दूसरे मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही जब भाषाओं का आदान प्रदान होता है, भाषाओं के शब्दों का आदान प्रदान होगा, तभी तो तालमेल बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बार यह सुनो, फटाफट मुझे टाइप करके जरूर बताइएगा। तो हिंदी अपने शुद्ध रूप में थी। उसके बाद आर्यों के बाद कौन आए वो देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आए, देखिए, मुगल आए, और मुगल की जो भाषा थी वो कौन सी थी भाई? अरबी थी, या फिर हम इस्लामी भाषा बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इस्लामी भाषा। अब इस्लामी भाषा के बहुत सारे शब्द, क्योंकि मुगल जो थे काफ़ी समय तक, कई सदियों तक रहे थे, बहुत समय तक मुगल यहाँ पर रहे थे, और अभी भी जैसे मुस्लिम संप्रदाय है तो वो अपनी भाषा को लेकर है। उर्दू क्या है? उर्दू भी है, अरबी के साथ में उर्दू। ठीक है, उर्दू भाषा भी है। तो ये भी भाषा एक अलग थी, उस भाषा के भी शब्द हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। उसके बाद भाई कौन आएगा यहाँ पर? देखिए, उसके बाद भाई डच आए थे, पुर्तगाल आए थे। ठीक है, फ्रांसीसी भी आए थे भाई, फ्रांसीसी भी आए थे, और फिर आए अंग्रेज। ठीक है,
अब ये सभी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी यूनानी भी आए थे भाई, मैगस्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था, तो यूनानी भी आए थे। तो ये जब भारत में रहे थे तो ये थोड़े थोड़े अपनी अपनी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में छोड़ के चले गए। अगर हिंदी ऐसा चाहती, हिंदी मतलब हिंदी भाषा के क्षेत्र के जो लोग थे वो ऐसा सोचते हमारी भाषा में किसी भी एक पराये शब्द का प्रवेश वर्जित है, तो क्या उस समय के जो लोग हैं आपस में कन्वर्सेशन कर सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे, व्यापार बिजनेस जो भी था वो कर सकते थे, वार्तालाप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये जो व्यक्ति आए थे, जो व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आए थे, देश के लोग आए थे, तो जो भी समूह या जो देश के लोग आए थे वो अपनी अपनी भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रवेश कराते गए और हिंदी के शब्द उन्होंने अपने आप से सीखते गए। तो हिंदी में मॉडर्नाइजेशन कब हुआ? जब परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के साथ आधुनिकता आई है। आधुनिकता कब होगी? परिवर्तन के साथ। यानी कि जैसे जैसे परिवर्तन होता रहेगा, हिंदी में परिवर्तन, समय में परिवर्तन हुआ, शब्दों में परिवर्तन हुआ, हिंदी में भी परिवर्तन हुआ, हिंदी में परिवर्तन होता जाएगा धीरे धीरे तो आधुनिकता अपने आप आती जाएगी। जो भी समय आधुनिक है, जो भी समय भूतकाल से भविष्य की तरफ जाएगा और वो आधुनिक बनता जाएगा, हिंदी अपने आप अपना परिष्कृत करती जाएगी। हिंदी वही ठेठ जो हिंदी जब शुरू हुई थी, आदिकाल की भाषा नहीं रही है। हिंदी आदिकाल की भाषा नहीं रही है, अब काफ़ी परिवर्तन होने लग गया है। ऐसे ही हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में देखिए हम बात करते हैं आदिकाल की, ठीक है। आदिकाल में कौन सी भाषा थी भाई? प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, इनमें साहित्य रचना हुई थी। डिंगल पिंगल थी, ठेठ राजस्थानी थी, ठीक है। उसके बाद आ गया रीतिकाल, भक्ति काल आया। उसके बाद साहित्य से समझ रहे हम, भक्ति काल आ गया। अब ये प्राकृत, पाली, इन सब ने अलग अलग भाषाओं का रूप ले लिया। जैसे अवधी भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, राजस्थानी भाषा हो गई, ठीक है, अलग अलग। अब भक्ति काल के बाद क्या आ गई भाई? रीति काल आ गई। अब रीति काल में अवधि को थोड़ा सा एक तरफ कर दिया गया क्योंकि थोड़ी सी समझने में कठिन थी, इसको कर दिया ब्रज भाषा। यहाँ पर ब्रज भाषा हो गई और हिंदी भाषा हो गई। ब्रज भाषा में काफ़ी लिखा जाने लगा। उसके बाद आ गया भाई आधुनिक काल। देखते जाइए क्या लिखा हुआ है। आधुनिक काल आ गया। अब आधुनिक काल में अलग अलग भाषाएं आने लग गई। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, कौन सी भाषा आने लग गई? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। सिर्फ एक उदाहरण है, प्रोफेसर जी ने नहीं कहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, ठीक है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं, तत्सम। कभी कभी क्या होता है, हम लिखना क्या चाहते होते हैं और लिखा क्या जाता है, ये तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? प्रगतिवाद आया, नई कहानी आई। अब तो बिल्कुल सरल सुबोध हिंदी भाषा बोली जाती है। अब क्या होता है? सरल सुबोध हिंदी भाषा, एकदम सरल बोलचाल की भाषा बोल सकते हो। उसमें कविताएं लेखन होता है ना, तो भाषा में कितना परिवर्तन हो गया है। आदिकाल की भाषा की बात करते हैं और या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक काल की भाषा की, अभी की बात करते हैं, तो आदिकाल या भक्ति काल या रीति काल में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था काव्य रचना में या साहित्य रचना में या निबंध लेखन में, वो आज किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। आज बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मांग है जनता की मांग है। जनता को जिस भाषा में समझ में आता है वही भाषा बोलनी पड़ेगी, वही भाषा समझनी पड़ेगी। अंग्रेजी में साहित्य लिख दो, समझ में आ जाएगा। संस्कृत में लिख दो, आज किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतनी संस्कृत को इतनी अहमियत दी नहीं जा रही है। पहले थी भाई, पहले साहित्यकारों ने घर पर बैठकर पढ़ाई करी थी, स्वाध्याय से संस्कृत प्राप्त करी थी, स्वाध्याय से संस्कृत भाषा को सीखना शुरू किया था। अब नहीं है, अब थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी रखी जाती है, तो भी सिर दर्द होता है। संस्कृत आते ही बच्चों का सिर दर्द हो जाता है। आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो संस्कृत भाषा को देखते हैं और ये तो बिल्कुल पढ़ने में ही नहीं आती, हमें तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। कई बच्चे कहते हैं मैम हमारी हिंदी बहुत वीक है। आपकी मातृभाषा वीक है बच्चों, तो फिर आपकी जो संस्कृत भाषा है उसमें क्या होगा? और आपके तो है,
10th और 12th यूपी बोर्ड में तो संस्कृत आती है, 10th क्या सभी में आती है, 9th में भी आती है, 11th में भी आती है, संस्कृत का पार्ट तो आता ही आता है हिंदी में। संस्कृत अलग सब्जेक्ट हो गया, वो और अलग है, तो फिर आपको तो और अच्छे से आनी चाहिए। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने अध्ययन नहीं किया, क्योंकि हमने स्वाध्याय नहीं किया है। नहीं, सही बोल रही हो बिल्कुल। तो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, परिवर्तन के साथ रहना है, लेकिन हमारे उन तत्वों को समाहित करते हुए, हमारे आदर्श और नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए। ठीक है, तो समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, कि भाषा में आधुनिकता लाना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने एक उदाहरण द्वारा और समझाया है कि जैसे आपने आपके घर को बना रखा है, घर में एक बगीचा है और बगीचे में पहले आपने जब घर बनाया था तब आपने फूल पौधे लगाए थे। अब आपको क्या करना, कोई फंक्शन है आपके घर में, कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, कोई अच्छा धार्मिक अवसर है, या कोई भी मौका आ गया है, या फिर कोई त्यौहार आ गया है, कोई भी ओकेजन आ गया, अब उस स्पेशल ओकेजन है ये, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है भाई, उस बगीचे को, उस घर को सुंदर बनाना है। तो आप क्या करोगे, उस जैसा है वैसा ही रहने दोगे और वैसे ही सुंदर लगेगा? नहीं, उसमें नया कुछ करोगे, नए नए प्लांट लेकर आओगे, नए नए फूल के पौधे लेकर आओगे, या फिर घर में नया कलर करवाओगे, रिनोवेशन करवाओगे, या फिर कोई रिकंस्ट्रक्शन करवाओगे, कुछ टूटा फूटा है तो उसको सही करवाओगे, या फिर लगेगा ये यार ये तो ये रेलिंग, आजकल तो स्टील की रेलिंग चलती है, हाँ ये पुराने ज़माने के डब्बे बने हुए, इनको हटा के वो ये चीज़ करते हैं, या फिर स्टेयर्स जो आपकी सीढ़ियाँ हैं वो कैसी पत्थर की बनी हुई है, आप उसको अच्छा सा लोहे का वो घुमावदार जो सीढ़ियाँ होती है वैसी बना रहे हो, डिजाइन बना रहे हो अच्छा सा। ऊपर भी आपने छत पे जो सीधी सीधी दीवारें थी उसको तोड़कर डिजाइनों में ब्लॉक बनवा दिए है। उससे क्या हुआ, नवीनीकरण हुआ, नया बना। बगीचे में भी आपने क्या करा, बीच में एक फाउंटेन लगा दिया है, पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था, पहले तुलसी जी का पौधा था, उसको हटा के आपने फाउंटेन लगा दिया है। कई लोग नहीं हटाते, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को हटाकर आप नई चीज़ें लगा रहे हो। तो सुंदरता लाने के लिए आप कुछ तो करोगे ना, सुंदर बनाने के लिए ही तो करते हो, और क्या करोगे। एक महिला भी सुंदर बनने के लिए या तो अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर देगी, या अपने जाकर अपने चेहरे पे कोई उपटन वगैरह लगाएगी, या फेशियल वगैरह कुछ करवाएगी, कुछ तो करेगी भाई। ऐसे ही पुरुष भी ऐसे ही जो भी हेयर स्टाइल चेंज करा देंगे। आजकल नए नए बाल कटिंग हो गए, यहाँ से तो पूरा गंजे हो जाते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर बाल रहता है, ऐसे भी रहता है। तो नवीनीकरण से आप सुंदर लगते हो ना, वैसे ही भाषा में भी नवीनीकरण आवश्यकता है, तभी तो वो सुंदर लगेगी। तो नवीनीकरण के लिए यानी कि रमणीयता के लिए, यानी कि सुंदर लगने के लिए नया होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही भाषा में भी सुंदरता लाने के लिए नयापन आना बहुत जरूरी है। अब समझ में आया? अब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा भाषा और आधुनिकता। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता, रमणीयता का मतलब क्या होता है, सुंदरता। ठीक है, रमणीयता लाने के लिए नित्य, नित्य का मतलब होता है सदैव, नूतनता, नयापन। ठीक है, कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता यानी सुंदरता लाने के लिए सदैव नयापन लाने की आवश्यकता होती है। इसी की दृष्टि में, इसी को दृष्टि में रखकर, दृष्टि मतलब इसी को ध्यान में रखकर, इसी को ध्यान में रखकर ही माघ ने कहा होगा। माघ एक बहुत बड़े संस्कृत कवि है, महाकवि का है, महाकवि माघ कह सकते हैं, महाकवि। और किस भाषा के थे ये, संस्कृत भाषा के थे। माघ ने कहा होगा, शणे शणे यंत्रवता पुपेति तदेव रूपम रमणीयता, कि हर क्षण आप परिवर्तन करते हो, यंत्रों में यंत्रवत परिवर्तन करते हो, तभी आप ये सुंदरता प्रकृति में बनी रहती है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। अन्योनाश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर। ठीक है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। काफी कठिन शब्द है, लेकिन जो आसान है, मतलब जो समझाने वाले हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके अर्थ भी लिख रही हूँ। तो ये पेज आपको समझ में आया कि रमणीयता यानी कि सुंदरता लाने के लिए नवीनीकरण बहुत जरूरी है। नित्य नए, हमेशा नई नई चीज़ों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अब आप जैसे कोई आंसर लिख लिया है,
जैसे आजकल सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं, सप्रसंग व्याख्या लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें विशेष भी लिखते हैं। पहले हम लोग नहीं लिखते थे विशेष, क्योंकि इतना जरूरी नहीं था। विशेष में आप लिख रहे हो कौन सा अलंकार है, कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग करा गया है, ये वगैरह वगैरह 2-3 चीजें आप लिख लेते हो, विशेष हो जाता है या फिर निष्कर्ष हो जाता है। हम लोग, हमारे टाइम पे विशेष इतना नहीं चलता था, सिर्फ संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या चलती थी और बस खत्म हो जाता था और उसमें हमको अच्छे मार्क्स मिल जाते। लेकिन अब विशेष लिखना जरूरी है, तो नया आ गया ना, नया नया होना बहुत जरूरी है ना। आंसर लिखने की टेक्निक अलग हो गई है, आजकल तो ऑनलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं, तो ये सब नयापन है और नयापन के वजह से सुंदर लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। हम पुराने विचारधारा से नहीं चल रहे। ठीक है, क्लियर है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीति और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। समझ में आया अच्छे से कि सड़ी गली जितनी भी मान्यताएं है, रीति रिवाज है, उनसे कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज को आगे बढ़ने में वो बाधा उत्पन्न करती है। वैसे ही पुरानी रीतियों से, पुराने तरीके से जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो शैलियां हैं परंपरागत, उस लीक पर चलने वाली जो भाषा है वह भी जन चेतना को गति देने में हमेशा असमर्थ होती है, असहाय होती है। भाषा समूची युग चेतना, समूची का मतलब होता है संपूर्ण, भाषा संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, आप अपनी बात को बताना, अपनी बात को व्यक्त करना, ठीक है, अपने भावों को, बातों को, अपने कथनों को व्यक्त करना अभिव्यक्ति होता है। तो भाषा क्या होती है, समूची। भाषा एक माध्यम है, संपूर्ण सृष्टि अपनी बात को किस तरह से रखती है, किस तरह से पेश करती है, वो एक तरीका होता है, एक शैली होती है, तो वो होती है अभिव्यक्ति। तो यही कहा है कि भाषा समूची यानी कि संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सशक्त यानी कि भाषा नहीं है तो हम हमारे विचारों को कैसे प्रकट करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे अपने भावों को बताने का प्रयास करेंगे, हमारे मन में क्या चल रहा है ये कैसे बताएंगे। तो भाषा ही एक माध्यम है, इसलिए उस भाषा का नित्य नवीनतम होना अनिवार्य है। नित्य नया होना, नित्य यानी सदैव उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, तभी वो भाषा एक सार्थक और एक अच्छी, एक आधुनिक और एक सशक्त माध्यम, सशक्त भाषा हो सकती है। और ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युग अनुकूल, युग के अनुसार, युग के अनुसार सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। जो भी मुहावरे हैं उन मुहावरों को सही प्रकार से ग्रहण कर सके। तो मुहावरों का मतलब ये नहीं है कि वो वाले मुहावरे ला दिए और सही मुहावरे, अच्छे अच्छे मुहावरे बनाए, ऐसा नहीं। उन मुहावरों का जो भी बात कही जा रही है उन बातों का तात्पर्य सही निकलना चाहिए। मुहावरों का मतलब क्या है, कोई कथन कहा गया है, उस कथन का तात्पर्य, उस कथन का भावार्थ, उस कथन का आशय स्पष्ट होना चाहिए, तभी वह भाषा सार्थक होती है, वही नवीन भाषा कहलाएगी। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। अब देखिए कितना कठिन पंक्ति बता दी है, आपके तो सिर के ऊपर से जा रही होगी कि भाषा जो है सामाजिक भावों को प्रकट करने की, सामाजिक कौन है, समाज के लोग, कि जो भी समाज के लोग हैं उनके भावों को, उनके विचारों को प्रकट करने की सुबोधता, एक अच्छी बात को ग्रहण करना। बोध का मतलब ग्रहण करना, पता करना, ग्रहण करने के लिए उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट यानी कि उसका उद्देश्य है। भाषा का उद्देश्य क्या है कि समाज के सामाजिक भाव को प्रकट करना और जो प्रकट किया है उसको ग्रहण करना, यही उसका उद्देश्य है। समझ में आई इस पंक्ति का अर्थ आपको अच्छे से, कि जो भी समाज के लोग हैं उन लोगों के द्वारा कहे गए जो भी उनके मन के भाव है उन भावों को अच्छे से प्रकट करना, और जो भी बात प्रकट की गई है अर्थात जो भी बात बताई गई है उस बात का अर्थ समझ लेना ही इस भाषा का उद्देश्य माना गया है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत नहीं सोची जाती। उसके अलावा तो भाषा क्या है, भाषा तो वही है जो भाई मैंने कुछ बोला और आपको समझ में आ गया, मैंने जो भी बोला आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसी भाषा में, अब देखिए यहाँ पर भी एक उदाहरण बहुत अच्छा आ चुका है, ऐसी शुद्ध संस्कृत तत्सम शब्दावली भाषा का प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इस पंक्ति में क्या कहा गया है।
बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैंने जब अपने शब्दों में, हम जिस भाषा को समझ रहे हैं, आप और हम वर्तमान में जिस भाषा के बारे में जानते हैं, जिन शब्दों के बारे में जानते हैं, जिस सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी भाषा में मैंने आपको समझाया, तभी आपको समझ में आया। अदरवाइज क्या आप इस पंक्ति को समझ पा रहे थे? नहीं। इसीलिए भाषा में नित्य नवीनता लाना बहुत जरूरी है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक, समसामयिक का मतलब होता है उस समय, दैट्स टाइम, जिस समय भी बात हो रही है, जिस समय भी कोई वाक्य है, जिस समय भी कोई वार्तालाप हुआ, उस समय की बात है कि भाषा की इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। अब देखिए यहाँ तो और ज़्यादा कठिन शब्द आ गए, आप कहोगे कि क्या है ये, कहाँ से शब्द निकल कर आ रहे हैं। तो सामाजिक चेतना में प्राप्त द्रष्टव्य, यानी कि सामाजिक चेतना के अंतर्गत आप जो भी देखते हो, देखने योग्य, द्रष्टव्य का मतलब क्या होता है? देखने योग्य, अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं का मतलब क्या होता है? उपयोगिता, और दुरूहता यानी कठिनता। जो भी बातें व्यक्त की गई है, व्यक्त कथनों की कठिनता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग का मतलब क्या होता है? समीपता से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग संस्कृतियाँ आई, यहाँ मुगल आए, यहाँ अंग्रेज आए, यहाँ डच आए, यहाँ हून आए, यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे, यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, यहाँ यूनानी आए थे। तो अलग अलग लोग आए, अलग अलग संस्कृतियाँ आई, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग रीति रिवाज हमारे यहाँ सम्मिलित हो गए हैं। तो कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के समीपता से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कहा है यहाँ रेड्डी जी ने कि अगर कोई पर्यायवाची शब्द, आज कोई शब्द आ गया और हमने उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाल पाए, दूसरे अर्थ का मतलब है कि जैसे अखबार शब्द है, ठीक है, अब अखबार शब्द का हम कोई पर्यायवाची शब्द नहीं निकाल पाए, क्या निकालेंगे? न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिका है, तो पत्र पत्रिका अलग चीज हो गया, अखबार एक अलग चीज हो गया, ठीक है। समाचार पत्र जिसका नाम है बाद में दिया गया समाचार पत्र। अखबार जो शब्द था, आज भी हमारे हिंदी भाषी में अखबार लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता? भाई क्या अखबार आ गया क्या? आ गया क्या? हमने बोलना अखबार शुरू किया। समाचार पत्र बहुत कम लोग बोल पाते, नहीं बोल पाते, लेकिन अखबार आसान हो गया है तो हमने उनको यथावत हमारी हिंदी में स्थान दे दिया है। उसमें क्या हर्ज है अगर हम इनको यथावत रूप में स्थान दे दे तो ऐसे ही नवीनीकरण हुआ है, नूतनता आई है, नवीनता आई है। आगे देखिए, यही भाषा की आधुनिकता होती है कि वह किसी भी संस्कृति के शब्द आए हैं और हिंदी में अपना स्थान बनाने की काबिलियत रखते हैं, हिंदी में वे प्रवेश कर गए हैं और उस प्रवेश के बाद में हिंदी में अपना स्थान बना लिया है उन्होंने, तो वे सार्थक सिद्ध होते हैं। और यही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण किसे कहेंगे? कि किसी भी संस्कृति के शब्दों को स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद में वे अर्थबोध कर रहे हैं, सुबोध है, आसानी से समझ में आती है हमें पंक्ति उसके बाद कहने के बाद, तो वह आधुनिकीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। सजीवता क्या होती है? सजीवता वह होती है, सजीव कौन होता है? जो चलता फिरता है ना, जो हमें, अब भाई एक कोई निर्जीव है, कोई व्यक्ति है, मरा हुआ सा है और वो हिल डुल नहीं रहा, तो हमें उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ से आया है, कौन था वो, कहाँ का था, कैसा था, क्या नाम है उसका, पता क्या है, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, वो निर्जीव हो गया है। अब हम उसके विपरीत सजीव व्यक्ति की बात करते हैं कि जो जिंदा चलता फिरता व्यक्ति, हम उसको खड़ा करके भाई पूछेंगे कहाँ के हो तुम, कहाँ से हो, नाम क्या है तुम्हारा, वगैरह वगैरह, जो भी हम उनके उसकी डिटेल पूछ सकते हैं वो सारी पूछेंगे, वो बता देगा, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही भाषा में भी सजीवता होनी चाहिए कि भाषा अपनी बातों को आसानी से अभिव्यक्त कर पाए, और मतलब कोई व्यक्ति भाषा का प्रयोग करके अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाए आसानी से, और दूसरा व्यक्ति उस अभिव्यक्त बात को आसानी से समझ पाए। वही भाषा की सजीवता है कि भाषा आसानी से व्यक्त की जाए और आसानी से समझ ली जाए, तो वो भाषा सजीव मानी जाती है। तो भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः,
इस नई चीज को अपना लेती है। आत्मसात करना, अपनाना, अपनाना करने पर ही निर्भर करती है कि भाषा नवीन कब कही जाएगी, जब उसके अंदर सजीवता होगी, यानी कि वो समय रहते अपने अंदर नए नए शब्दों को समावेश करती जाएगी, नए नए शब्दों को आत्मसात करती जाएगी। आत्मसात का मतलब समावेश भी होता है, आत्मसात करती जाएगी, समावेश करती जाएगी, अपने अंदर रखती जाएगी वो भाषा नए नए शब्दों को, तो वो भाषा सजीव है और सजीव भाषा ही नवीन भाषा कहलाती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम की वस्तु कि कोई पुरानी चीज नहीं है जिसको जैसा का तैसा रख लो। म्यूजियम में कैसी चीजें होती है कि जैसी उनको खुदाई में प्राप्त हुई है, जैसी उन्हें अन्वेषण में प्राप्त हुई है, हूबहू वैसे मतलब वो की वो चीज ऐसी की ऐसी रख दी, उसके अंदर कोई तोड़ फोड़ करके या कुछ एडिंग करके उसको सही नहीं किया। कोई पुरानी मूर्ति मिली है तो उसको यथावत रख दी, जैसे हड़प्पा कालीन, मोहनजोदड़ो कालीन जो मूर्तियां मिली है, जो अवशेष मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, वो सारे के सारे म्यूजियम दिल्ली संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। तो वहाँ हम देखते हैं कि वो म्यूजियम में रखने वाली वस्तु है, क्योंकि उसमें नवीनता नहीं ला सकते हम और ना वे लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ रेड्डी जी कह रहे हैं कि भाषा कोई म्यूजियम में रखने वाली वस्तु नहीं है, म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। स्वतः सिद्ध, वो अपने आप ही अपनी गति, खुद स्वयं को गतिशील मानती है, उसके अंदर स्वतः ही गति हो जाती है। कैसे गति होती है? नए नए शब्द आते जाते हैं, हम नए नए शब्दों का प्रयोग करते जाते हैं, पुराने शब्दों को एक तरफ रखते जाते हैं और हम उसको गति दे रहे हैं। अब अखबार बहुत कम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर, सीधा न्यूज़पेपर। हम समाचार चैनल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई मीडिया। क्या बोलेंगे? मीडिया। अब मीडिया ने नया स्थान ले लिया। पहले कुछ समय पहले की बात है, मीडिया का इतना नाम बोलबाला नहीं था। आज एक सशक्त माध्यम है मीडिया, उसका नाम ले लिया। तो ऐसे परिवर्तन किया ना, तो परिवर्तन करने के साथ ही मतलब नवीनता लाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन के साथ ही आधुनिकीकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है कि भाषा की एक अपने आप की गति है, वो अपने अंदर अपने आप से कुछ शब्दों को समावेश कर लेती है, कुछ शब्दों को हटा देती है, नहीं बैठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो उन चीज़ों को दरकिनार कर देती है, जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। भाषा सदैव नई नई चीज़ों को ग्रहण करके आगे चलने वाली है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा भी, भाई देखिए, हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में देखिए, एक भारतीय संस्कृति की वेशभूषा क्या है। भारतीय संस्कृति को अगर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले भाषा को पढ़ेंगे, वहाँ के रीति रिवाजों को पढ़ेंगे, वहाँ की वेशभूषा को पढ़ेंगे, वहाँ के खान पान को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, प्रथाएँ है, उसके साथ में भाषा भी तो है। भाई हम किस संस्कृति के? हम हिंदू संस्कृति के। हमारी संस्कृति क्या है? हिंदू संस्कृति। अब हिंदू संस्कृति में भाषा कौन सी थी? भाई हमारी तो हिंदी भाषा है। ऐसे ही चीन की संस्कृति में चीनी संस्कृति है, भाषा कौन सी है? चाइनीज़ है भाई। ऐसे ही जापानीज़ है, ऐसे ही अमेरिकन है। ब्रिटिश संस्कृति में कौन सी भाषा है? भाई अंग्रेजी भाषा है। वहाँ की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा बोलते हैं वो लोग। तो अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग भाषाएं भी तो होती है, तो भाषा का अध्ययन भी तो अनिवार्य है। तो संस्कृति का एक अटूट अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अटूट मतलब जिसको भिन्न छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। संस्कृति परंपरा से निसृत, निसृत का मतलब होता है निकालना, निकाला गया, ठीक है। तो संस्कृति परंपरा से निसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। संस्कृति को परंपरा से अलग कर दिया, निकाल दिया, फिर भी परंपरा क्या थी? परंपरा क्या होती है? जो सदैव चलती आने वाली, सदा एक जैसी, एक समान रहने वाली क्या होती है? परंपरा। रिवाज बना दिया है कि घूंघट रखना है, पर्दा रखना है तो रखना है। रिवाज बना दिया है कि महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं होगा तो नहीं होगा, विधवा होने के बाद में पुनर्विवाह नहीं होगा, प्रथा। तो काफ़ी समय, अब तो नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन काफ़ी समय तक ये प्रथाएं चली थी। दहेज प्रथा चली थी, सती प्रथा चली थी। तो ये परंपराएं थी, ये परंपराएं आगे चलती रही थी। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं संस्कृति का हिस्सा भले हो या न हो, परंपराओं से भले ही, मतलब संस्कृति परंपराओं से निसृत हो गई है, संस्कृति परंपराओं से अलग हो गई है, उसके बाद भी उसमें परिवर्तन अवश्यंभावी हुआ है। संस्कृति जब परंपराओं के बंधन से छूट जाएगी तभी तो उसके अंदर परिवर्तन होगा।
तभी तो उसके अंदर नवीनीकरण होगा, तभी तो उसके अंदर आधुनिकीकरण होगा, अन्यथा कैसे होगा। तो संस्कृति को ये परंपरावादी सोच से दूर हटकर और फिर अपने उस अटूट अंग का नवीनीकरण करना होगा जिसका नाम है भाषा। ठीक है, ओके। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी कि अब क्या विज्ञान का युग चल रहा है भाई। कौन सा युग चल रहा है? विज्ञान का युग। अब विज्ञान के युग में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अब नए नए प्रयोग, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, कल बताया था कि कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। कोई बता सकता है क्या कहा जा सकता है? याद है किसी को? तो विज्ञान ने बहुत सी प्रगति करी है और इतने अनुसंधान करे हैं, इतने अन्वेषण करे हैं, इतने प्रयोग करे हैं, तो उनके फलस्वरूप कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है जो पहले हिंदी में नहीं थे या पहले इस विश्व पटल पर नहीं थे। इस विश्व की किसी भी भाषा में उन शब्दों को नहीं बोला जाता था, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के बाद उन शब्दों का उद्भव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, उनका आविष्कार हुआ है, उनका जन्म हुआ है। तो क्या हिंदी अपने परंपरावादी रुख को त्याग कर या न त्याग कर उन शब्दों को समावेश नहीं करेगी, अपने अंदर समाहित नहीं करेगी? नहीं, परंपरावादी रूप को छोड़कर उसे नए शब्दों को ग्रहण करना चाहिए, तभी तो भाषा सार्थक होगी, तभी तो भाषा सुबोध होगी, आसान अभिव्यक्ति होगी, आसान ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक बार मैं लिख देती हूँ, है ना। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को बोलते हैं गणक यंत्र, संगणक यंत्र। ठीक है, इस संघ को एक तरीके से और लिखते हैं, क्योंकि हम शुद्ध हिंदी भाषा लिख रहे हैं ना, इसलिए एक मिनट, इस संगणक को थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं। संगणक, ठीक है, संगणक यंत्र कंप्यूटर को कहा जाता है। तो कहाँ थे हम कि अगर विज्ञान के कुछ शब्द आए हैं, कंप्यूटर आ गया है, हम और भी बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं। कपड़े धोने की मशीन को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन ही बोलेंगे। हम कूलर को कूलर ही बोलेंगे, हम एसी को एसी ही बोलेंगे। ठीक है, टीवी को टीवी ही, टेलीविज़न बोल देंगे। टीवी को क्या बोल दोगे? शॉर्ट फॉर्म में टीवी, लेकिन क्या बोलोगे? टेलीविज़न। या फिर रेडियो को रेडियो ही बोलोगे। लेकिन ये तो क्या है भाई? वैज्ञानिक शब्द है। और वैज्ञानिक शब्द क्या है? थोड़े से किसी देशों से निकले हुए, कोई अमेरिकन भाषा का शब्द है, कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कोई यूनानी भाषा का, यूनान में जो इंग्लिश बोली जाती है, अलग अलग जो भी है उन भाषाओं का शब्द है। तो उन भाषाओं के शब्दों को समाहित करना आवश्यक है ना। अगर नहीं करेंगे तो हम आधुनिकीकरण कैसे कर पाएंगे? हम आधुनिक कैसे हो पाएंगे? हम मॉडर्न कैसे हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया से संपर्क ही नहीं करना चाह रहे। तो बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए हमें मॉडर्न होना पड़ेगा, और मॉडर्न होने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन का, भाषा, उसको मॉडर्न करना पड़ेगा, उसको आधुनिक करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है? यत्न साधन अथवा सहज सिद्ध। यत्न साधन यानी कि परिश्रम करके या फिर अपने आप, इसको स्वतः भी बोल सकते हैं, स्वतः या अपने आप हो जाएगा। अब ये जो भाषा में परिवर्तन है ये कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा या हमें मेहनत करके कुछ करना पड़ेगा? हमें कहीं पर उन शब्दों को फिट करना पड़ेगा। कैसे होगा? देखिए आगे बढ़ते हैं। यत्न साधन से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। और सहज सिद्ध से आशय है इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया था। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। दो चीजें बताई है कि यत्न साध्य से या सहज सिद्ध से। ये रही वही दो। यत्न साधन कि कोई भाषा युग के अनुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने कुछ प्रयत्न किया था,
व्यक्तियों के समूह ने भाषा को प्रयत्न करके फिर लिखा, भाई अब ये वाला शब्द फिट होगा या ये वाला होगा, या वो स्वतः ही फिट होने लग गई। तो बोलचाल की भाषा में जब कम्युनिकेशन होने लगा, जब अभिव्यक्ति होने लग गई, तो धीरे धीरे ये कब हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रवेश हो गया और यथावत अपना स्थान बना लिया, और ऐसा स्थान बना लिया कि ऐसा लगता है हिंदी से ही जन्मे थे। तो ये स्वतः हो गया है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, और सहज सिद्ध से आशय यह है कि अपने आप हो गए, कि यत्न प्रयत्न विशेष की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा, कि किसी प्रयत्न की, किसी कोशिश की आशा नहीं रखी। यदि उपलब्ध वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें, यानी कि हम वैज्ञानिक आधारों का मूल्यांकन करें, अनुशीलन करें, उनका फिर से अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। क्या सत्य सिद्ध होगी? कि कुछ समूह के लोगों ने क्या करा, उन शब्दों को हिंदी में प्रवेश कराना शुरू कर दिया। कुछ व्यक्तियों के समूह ने उन शब्दों को हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया। केवल बोलचाल में नहीं, आप जब साहित्य रचना लिख रहे हो, आप साहित्य रचना कर रहे हो, तो रचना करते समय भी अगर आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो आप व्यक्ति समूह में सम्मिलित हुए या नहीं हुए हैं, इसलिए कहा गया है। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने, 20वीं सदी में जापानी, 18वीं सदी में कौन सी भाषा थी भाई? अंग्रेजी भाषा थी। उसने अपना दबदबा बनाया था, आधुनिकीकरण करा था, और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया है। तो व्यक्ति विशेष को या समूह विशेष को कोशिश करके इन शब्दों को, इन भाषा को नवीनीकरण करना पड़ेगा। आगे देखिए, हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? विशेषता। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। रुख का मतलब क्या होता है? दिशा, डायरेक्शन। कि हर भाषा की एक अलग विशेषता होती है कि शब्द निर्माण कैसे करना है और उसका अर्थ ग्रहण कैसे करना है। हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ते, इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स है वो बिल्कुल अलग तरीके के और हिंदी में जो वर्णमाला बिल्कुल अलग तरीके की है। तो अपने अपनी भाषा अपने अपने तरीके से उनका शब्दों का निर्माण कर देते हैं और उनका अर्थ भी स्वतः ही हमें बता देते हैं। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत का मतलब होता है नष्ट या परिवर्तन, ठीक है? विकृत का मतलब होता है परिवर्तन कर बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि उस विशेष प्रवृत्ति के रुख में कोई एक अलग तरीका होता है। हर भाषा की एक विशेषता होती है, एक अलग दिशा होती है। उस अलग दिशा और उस अलग विशेषता और उस अलग दिशा के आधार पर वह भाषा क्या करती है कि बिना उस भाषा की मूल आत्मा कि उसकी जो मूल आत्मा है उसको कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल आत्मा को विकृत बिना बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। हम अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे हिंदी ने किया है। हिंदी ने कई भाषाओं को बिना अपनी आत्मा को नष्ट किए हुए कई भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर लिया है। बंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, इसकी अन्य आवश्यकता है। आगे देखिए, भाषा की भाषा की इकाई शब्द है और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरू है। दुरू का मतलब क्या होता है? कठिन। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व नहीं है। कि शब्दों का निर्माण नहीं हुआ तो वाक्यों का निर्माण नहीं होगा, वाक्यों का निर्माण नहीं हुआ तो भाषा पूर्ण रूप से नहीं कही जाएगी। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू हो जाती है, विकसन यानी कि विकासशील की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दैनंदिन का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी भाषा के नहीं थे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने हमारी भाषा में स्थान बना लिया है, हमने भाषा को रमणीय बना लिया है। जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए थे,
वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता गया। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, पर साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्य शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमने कुछ शब्द है जो ऐसे यथावत ले लिए हैं, उनको बोलना शुरू कर दिया है, उनको अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया, उनको समझना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम साहित्य रचना करते हैं तो साहित्य रचना में आप इन शब्दों का, काम चलाऊ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन काम चलाऊ शब्दों को अपनी भाषा के एक ऐसे अर्थ के साथ मैच करना पड़ेगा, उसके समानार्थी कोई ऐसा शब्द लेकर फिर उसको रखना पड़ेगा, जब आपका साहित्य वो कहा जाएगा। तो साहित्यिक शुद्धता में, साहित्यिक भाषा में हम उन काम चलाऊ शब्दों को नहीं रख सकते हैं। आगे देखिए, और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं, कि कौन ऐसी साहित्यिक शुद्धिकरण रखेगा कि जो भाषा में अन्य शब्दों को स्थान ही नहीं देगा, तो फिर वो भाषा कैसी होगी भाई। तो भाषा वही है जो सारगर्भित हो, जो समझने योग्य हो, जो सुबोध हो और सरल हो। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। विज्ञान की हर शाखा के लिए अब संगणक यंत्र आया है, तो भाई हमारे योग्य जो भी तकनीकी शास्त्री है उन्होंने बनाया होगा। अंग्रेजी के भी आप साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश में साइंस के जो वर्ड्स हैं, जो भी साइंस की एक डिक्शनरी है, उसका हिंदी में कोई और अर्थ निकल कर आ रहा है ना। तो वो क्या करा है, हमारे महान ऐसे तकनीकी शास्त्री, तकनीकी शब्दावली शास्त्रियों ने बनाए हैं, ऐसे शब्दों का निर्माण किया है। क्या आप ऐसे शब्दों को कोई एक पर्टिकुलर नाम दीजिए और वो भी हिंदी में दीजिए, इसलिए ताकि हमारा जो साहित्य है, हमारी जो साहित्यिक हिंदी है वो शुद्ध बनी रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है, ताकि हमारी जो साहित्यिक हिंदी है वो शुद्ध बनी रहे, उसमें शुद्धिकरण विद्यमान रहे। राहुल संकृत्यानंद एक इतिहासवेत्ता है, और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण, अभिरुचि का मतलब क्या होता है, अपनी इंटरेस्ट बोलते हैं आप, इंटरेस्ट के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की है, कि उन्होंने खुद ने भी योगदान दिया है कि भाषा का नवीनीकरण कैसे हो। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है, मतलब काफ़ी नहीं है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। शैशवकालीन के जब शुरू हुआ था बस वहीं तक ही है, शुरुआत के समय तक ही है, आगे नहीं बढ़ा है। और भी शब्दों का निर्माण करना था, तकनीकी शब्दों का निर्माण करना था, वे नहीं हो पाए हैं। अभी शैशवकालीन अभी अपने बहुत छोटे, अपने प्रारंभिक स्तर पर है वो अभी। इसकी प्रगति के अवरोध में, अवरोध का मतलब क्या होता है, बाधा या रुकावट। इसकी प्रगति के बाधा में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वर्ग तो वह है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। पहला कारण तो क्या है कि जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारी जो साहित्यिक, शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा है, उसमें हम दूसरे शब्दों को प्रवेश कर लेंगे तो हो सकता है हमारी भाषा में दुरूहता आ जाए, कठिनता आ जाए। अब देखिए दूसरे लोग क्या है, दूसरा वह वर्ग है जो अपने विषय के पारंगत होने पर, कि उनका विषय है उसमें बहुत ज़्यादा पारंगत है, दक्ष है, होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी भाषा में थोपना चाहता है। अब उसको पता ही नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, उसका रूप परिवर्तन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही है कोई पारंगत है, अपने विषय में बहुत ज़्यादा दक्ष है, हुनरबाज है, अपने विषय में उसकी कमांड है, पारंगत का मतलब बोलते कमांड है, बहुत अच्छा ज्ञान है उसको, उस ज्ञानी व्यक्ति द्वारा जब बोलचाल की भाषा के शब्दों को यथावत हिंदी में ऐसे ही स्थान दे दिया है, अनर्गल स्थान पर रख दिया है, जिससे भाषा कैसी हो गई है, दुरूह हो गई है, कठिन हो गई है, समझने योग्य नहीं हो गई है, और मातृभाषा में जैसे तैसे करके थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने, प्रादेशिक जो प्रदेश की होती है, राज्य सरकार बोल सकते हैं आप इसे, राज्य सरकार,
अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। ऐसे ही कोई उच्च स्तरीय यानी कि बड़ी बड़ी क्लासों की जो बुक्स होती है उसका उनकी जो सामग्री है वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या शब्द रखे जाएंगे, उन पर काफ़ी ध्यान रखने के लिए कमीशन बिठाया गया है, कमीशन की स्थापना की गई है जिसे आयोग बोलते हैं। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन बिठाया गया है वो कमीशन जो जिन जिम्मेदारियों को, जिन कार्यों को, जिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बिठाया गया है वो कर्तव्यों का निर्वाह करे आसानी से और जो हमारी भाषाओं को शुद्ध बना सके, भाषा में नवीनता ला सके, भाषा में शुद्धिकरण ला सके या भाषा को आधुनिक बना सके, ऐसा कोई कार्य करे। तो बच्चों देखिए आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर हम पढ़ लेते तो हौच पौच हो जाता, समय इतना रहता नहीं है और समय की पाबंदी के कारण हम पूरा चैप्टर एक बार नहीं पढ़ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा समय लगा देंगे लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक ही रहेगी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।